हाँ जी, सब लोग यहाँ देखो। एवरीवन प्लीज लुक हियर। ठीक है, मेरे साथ साथ रिवाइज करना है और आगे से खुद भी रिवाइज करना है, तो इसी तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, यूनिट 3 का नाम क्या है? अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए और क्या असेंशियल एलिमेंट्स है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सेक्शन 10 को समझना जरूरी है। सेक्शन 10 में हम लोगों ने ये पढ़ा कि ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर एंटर्ड इनटू बाय फ्री कंसेंट of parties who are competent to contract for legal consideration or legal objective unless declared void by law। तो पूरे चैप्टर में हमने ये 5 टॉपिक पढ़ने। पूरा चैप्टर दिमाग में याद कैसे रखना है कि एक तो हम लोगों ने ये पढ़ना है फ्री कंसेंट क्या होता है, एक पढ़ना है कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, एक पढ़ना है लीगल ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन, तीसरी चीज हो गई, एंड लास्ट चीज है ऐसे अग्रीमेंट जो कि वॉइड डिक्लेयर कर रखी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज के साथ, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ 2 ही सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 11 एंड सेक्शन नंबर 12। हमें यह बताया गया कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्या 3 चीजें चाहिए? पर्सन शुड बी मेजर इन एज अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, प्लस he should be of sound mind at the moment of entering into contract, and he should not be disqualified by law। याद आया ना? मेजर होना चाहिए एज पर लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, साउंड माइंड का एट द मोमेंट ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फिर इन तीनों एलिमेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेजर। कहते हैं अगर कोई भी माइनर के साथ अग्रीमेंट करेगा, ये अग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड। इसकी लीगली कोई वैलिडिटी नहीं है अगर माइनर के साथ अग्रीमेंट करो। फिर सेकेंड वर्ड हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर आप कोई भी माइनर के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो, मेजर होने के बाद भी वो क्या रहेगा? वॉइड रहेगा। अगर माइनर पर्सन मेजर होने के बाद उसे रेटिफाई करे, क्या वो अब वैलिड हो जाएगा? नहीं, वो उसे रेटिफाई भी नहीं कर सकता, वो अभी भी वॉइड ही रहेगा। अगर माइनर झूठ बोले, क्या वो तब वैलिड बन जाएगा? नहीं। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। माइनर हमेशा माइनॉरिटी को प्लीड कर सकता है। ये बात हमें बताई गई इन द केस लॉ मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। उसके बाद हमारे पास कुछ इसकी एप्लीकेशंस आई कि माइनर क्या क्या काम कर सकता है। तो क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग तो नो, पर पार्टनरशिप एक्ट ने एक एक्सेप्शन क्रिएट की है कि माइनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स का पार्टनर बन सकता है, बेनिफिशियरी पार्टनर बन सकता है, उसका लॉस में कोई भी शेयर नहीं होगा। सेकेंड, क्या माइनर एजेंट बन सकता है? तो एजेंसी चैप्टर में इतनी डिटेल में पढ़ा कि एजेंट की तो ड्यूटी बनती नहीं है, तो माइनर एजेंट बन सकता है। क्या माइनर प्रिंसिपल बन सकता है? जब माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो माइनर के साथ अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, क्या उसे उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट एनफोर्स किया जा सकता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को पेरेंट्स के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता। पर अगर मान लो एक माइनर है और किसी पर्सन ने उसकी श्योरिटी दी है, तो क्या श्योरिटी बोल सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है? नहीं। श्योरिटी के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एनफोर्सेबल होगा। श्योरिटी के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। क्या माइनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा सकता है? नहीं, माइनर इंसॉल्वेंट भी नहीं हो सकता। तो पहले हम लोगों ने माइनर का रूल पढ़ा, फिर उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी, फिर 2 एक्सेप्शंस हैं। 2 केसेस ऐसे हैं कि माइनर की लायबिलिटी बन सकती है। पहला ऐसा केस है जिसमें माइनर की लायबिलिटी बन सकती है इस अगर माइनर को कोई भी पर्सन नेसेसिटी सप्लाई कर रहा है। ये सेम चीज सेक्शन नंबर 71 में भी लिखी हुई है, सॉरी सेक्शन नंबर 70 में भी लिखी हुई है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में जब हम लोग पढ़ते हैं नेसेसिटी सप्लाइड, तो वहां पर हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 70 में कि अगर कोई भी नेसेसिटी सप्लाइड हो रही है माइनर को या अनसाउंड माइंड के पर्सन को, नहीं ऐसे नहीं था, जिन एफएम, अच्छा हाँ, सेक्शन नंबर 68 सबसे ऊपर सेक्शन नंबर 68 था, मैंने जिन भी उल्टा कर दिया, सेक्शन भी रिवर्स कर दिया। तो सेक्शन नंबर 68 में लिखा हुआ है कि माइनर को अगर कोई भी नेसेसिटी सप्लाई करोगे तो उस केस में माइनर की ड्यूटी बन सकती है, पर माइनर की पर्सनल ड्यूटी नहीं बनेगी। सिर्फ कहां से पैसे रिकवर किए जा सकते हैं? उसकी लीगल एस्टेट में से रिकवर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारे पास टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब होता है सिविल क्राइम, जिसमें हॉर्स वाली एग्जांपल है। सिर्फ इस केस में माइनर की लायबिलिटी बन सकती है और किसी केस में नहीं बन सकती। सेकंड टॉपिक आया साउंड माइंड।
कहते हैं साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? साउंड माइंड का मतलब होता है कि पर्सन एक ऐसी स्टेट में है दैट ही इज एबल टू टेक, he is able to understand consequences of his decisions. Exactly यही लाइन लिखी हुई है आपके नोट्स में. साउंड माइंड का मतलब क्या है? A person is able to understand consequences of his decisions. तो अगर कोई पर्सन साउंड माइंड का है एट द मोमेंट ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा. इसमें तीन स्पेशल बातों का हमने ध्यान रखना है. तीन स्पेशल बातें क्या है? कहते हैं अगर कोई भी पर्सन, कोई मेडिकल इलनेस है, कई बार इसलिए वो अनसाउंड माइंड का हो सकता है. अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल, ऐसी कोई चीज है, तब भी अनसाउंड माइंड का हो सकता है. एंड थर्ड पॉइंट क्या था? मेंटल स्ट्रेस, उस केस में भी अनसाउंड माइंड हो सकता है. देन लास्ट पॉइंट है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. तो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन कौन होता है? एलियन एनिमी, एम्बेसडर्स, ये सारे लोग क्या होते हैं? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. इनके साथ में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. ये हमारा पहला टॉपिक था. उसके बाद मेरे पास आया सेक्शन नंबर 14. सेक्शन नंबर 14 ने मुझे ये बताया कंसेंट वर्ड का मतलब क्या है. तो कंसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? कंसेंसस एड आइटम. मैं एक बार अपने नोट्स भी साथ में ओपन करती हूँ, आप लोग भी साथ साथ अपने नोट्स देखो. हमारे दिमाग को ना इमेजेस याद रखती हैं, तो जो हमने पहले लिखा हुआ है उसी के साथ लिंक करके आपको याद आएगा. ठीक है जी. तो हम लोगों ने पेज नंबर 28 तक सब कुछ रिवाइज कर लिया. पहला टॉपिक पढ़ा कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया प्री कंसेंट के बारे में. 11 और 12 में हमने पढ़ा कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट. 13 में बताया गया कंसेंट का मीनिंग क्या है. तो कंसेंट का मीनिंग आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है? कंसेंसस एड आइटम. कंसेंसस एड आइटम का मतलब क्या होता है? सेम थिंग इन द सेम सेंस इन द माइंड ऑफ बोथ द पार्टीज. हम लोग बोलते हैं कि सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस की क्लैरिटी होनी जरूरी है. कार वाला एग्जांपल हम लोगों ने किया. कहते हैं अगर कंसेंट है तो सेक्शन नंबर 14 के अकॉर्डिंग फ्री कंसेंट होना चाहिए. अब ये फ्री कंसेंट क्या है? तो फ्री कंसेंट की नेगेटिव डेफिनेशन है. कहते हैं कंसेंट इज नॉट फ्री इफ, कंसेंट फ्री नहीं होगा अगर इन पांचों में से कोई भी एक बात हो गई. क्या पांच बातें हैं? कोercion, अनइंफॉर्मेंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक. इन पांचों में से कोई भी बात होगी तो कंसेंट फ्री नहीं है. तो सबसे पहले आ गया सेक्शन नंबर 15. कोercion क्या है? कोercion में तीन वर्ड मैंने आप लोगों को याद करवाए थे. पहला वर्ड क्या करवाया था? फॉरबिडन बाय लॉ. दूसरा वर्ड करवाया था डिटेन करना, प्रॉपर्टी किसी और पर्सन की. और थर्ड वर्ड करवाया था इंड्यूस करना. तो डेफिनेशन हमारे पास ये बनती है कि अगर किसी पर्सन ने, व्हेन अ पर्सन डज एनी एक्ट और थ्रेटन टू डू एनी एक्ट, चाहे किसी ने काम कर दिया या थ्रेटन किया कि मैं ऐसा कोई काम करूंगा which is forbidden by law or lawful. किसी पर्सन की आपने प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया या आपने थ्रेटन किया कि आप किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करोगे with an intention to induce the other party to enter into contract, such a contract is said to be caused by coercion. इसका मतलब कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ है? coercion हुआ. इसका अफेक्ट बताया गया सेक्शन नंबर 19 में. कहते हैं ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल. प्लस एक और चीज क्या हो जाएगी? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट. अगर आपको उस पर्सन से कोई भी बेनिफिट मिला है, आपको वो बेनिफिट को रिटर्न करना पड़ेगा. जब मैंने ये टॉपिक करवाया था तब मैंने सेक्शन नंबर 72 रेफर नहीं किया था, पर अब आपको पता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में जो लास्ट पॉइंट आता है एफएम,
एम से क्या था, मिस्टेक और कोवर्शन। अगर हमने किसी से मिस्टेक या कोवर्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में जब भी कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड करोगे आपको बेनिफिट को क्या करना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा। तो सेक्शन 72 एक बार फिर से रिपीट होता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में। उसके बाद कहते हैं क्या सुसाइड कमिट करना कोवर्शन है, आंसर इज यस, क्योंकि सुसाइड कमिट करना फॉरबिडन बाय लॉ। तो अगर कोई पर्सन कोई भी ऐसा काम करेगा विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, या थ्रेटन भी करेगा कि मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा, तो वो भी क्या है, कोवर्शन है। अगला टॉपिक आया सेक्शन नंबर 16, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। तो सेक्शन नंबर 16 में हमने क्या लिखा हुआ है, फिर से 3 वर्ड, जब एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन में है एंड वो उस डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज कर रहा है, किस चीज के लिए यूज कर रहा है, अनफेयर एडवांटेज के लिए। तो इसका मतलब कि अनड्यू, अगर फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी है, या फिर क्या है, मेंटल स्ट्रेस है, तो इन सारे केसेस में हम लोग कहते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हो रहा है। पहला पॉइंट क्या था, डोमिनेटिंग पोजीशन में है पर्सन। अब इसका अफेक्ट क्या है, इसका अफेक्ट भी सेक्शन नंबर 19 में बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। आप पेपर में पूरी लाइन क्या लिखोगे, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉल्ड। प्लस इसमें भी एक स्पेशल पॉइंट है, इसमें स्पेशल पॉइंट क्या है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आता है, डोमिनेटिंग पार्टी के ऊपर। ये हो गया सेक्शन नंबर 16। इसकी अगली डेफिनेशन हमने पढ़ी सेक्शन नंबर 17 में, फ्रॉड क्या होता है। पहली बार हमने इंक्लूसिव डेफिनेशन पढ़ी। तो आप लोगों ने नोट्स में लिखा हुआ होगा कि फ्रॉड मीन एंड इंक्लूड, फ्रॉड का ये मतलब है और फ्रॉड में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। क्या कुछ इंक्लूडेड है फ्रॉड में, कहते हैं पहला पॉइंट, कोई भी काम जिसे लॉ ने डिक्लेयर कर दिया कि वो फ्रॉड है। सेकेंड काम, ऐसा कोई भी काम करना जिसमें आपकी इंटेंट क्या है, डिसीव करना है, किसी को धोखा देने की इंटेंट है, तो वो फ्रॉड है। प्लस 3 अदर पॉइंट्स हमें बताए गए। सबसे पहला पॉइंट हमें अदर पॉइंट्स में बताया गया, प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू फुलफिल, अगर किसी ने कोई प्रॉमिस किया और उसकी इंटेंशन ही नहीं है उसे पूरा करने की। सेकेंड पॉइंट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। तो एक्टिव कंसीलमेंट फ्रॉड होती है, पर पैसिव कंसीलमेंट फ्रॉड नहीं होती। अगर कोई पर्सन किसी बिजनेस में किसी ट्रांजेक्शन में कोई बात छुपा रहा है, तो वहां पे केवियट एम्प्टर अप्लाई होता है। केवियट एम्प्टर का मतलब क्या होता है, लेट द बायर बी अवेयर। जो पर्सन चीज खरीदने गया है वो खुद सोच समझ के चले कि ये मेरे काम की है या फिर ये मेरे काम की नहीं है। पर अगर वो सोच समझ के चल रहा था, वो चेक कर रहा था, पर उसमें कोई ऐसा डिफेक्ट किया गया कि चेक करने के बाद भी आप उसमें से डिफेक्ट को पकड़ ही नहीं पा रहे, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि क्या हुआ है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। थर्ड पॉइंट, अगर कोई पर्सन किसी सजेशन को फैक्ट की तरह रिप्रेजेंट करे जो कि फॉल्स है और उसे पता है कि वो फॉल्स है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, फ्रॉड। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज सो कॉस्ट। एंड यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आ जाएगा कि फ्रॉड के केस में आप क्या कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। पर इसमें एक और स्पेशल बात का ध्यान ये रखना है कि अगर किसी पर्सन के पास मीन था टू डिस्कवर द ट्रुथ, तो फिर वो ये नहीं बोल सकता कि फ्रॉड हो। केवीएट एम्प्टर में भी यही लिखा हुआ है ना, अगर किसी पर्सन के पास ऐसा कोई मीन है कि वो ट्रुथ को डिस्कवर कर सकता है, ये लिखा हुआ आपकी बुक में, मैंने पहले भी मार्क करवाया हुआ है। पेज नंबर 32 पे कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कहते हैं अगर किसी पर्सन का कंसेंट जो है वो साइलेंस से लिया गया जो कि फ्रॉड बनता है, पर उसके पास मींस थे कि वो सच ट्रुथ को ढूंढ सकता था ऑर्डिनरी डिलीजेंस से, तो मतलब केवी टेम्पर अप्लाई हो गया ना। इस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर कभी क्वेश्चन आए कि साइलेंस फ्रॉड होती है या नहीं होती, तो हम लोग बोलेंगे कि वैसे तो साइलेंस फ्रॉड नहीं होती है, क्योंकि आमतौर पर रूल क्या अप्लाई होता है, केवियट एम्प्टर, दैट इज लेट द बायर बी अवेयर। बायर की ड्यूटी बनती है कि वो सोच समझ के चले। पर कुछ केसेस में साइलेंस भी फ्रॉड हो जाती है। कौन कौन से केसेस में साइलेंस फ्रॉड हो जाती है, अगर पार्टीज में फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो, रिलेटेड पार्टीज हो, या फिर एक कोई ऐसा केस जिसमें साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, पर्सन ने बोला था कि अगर तुम कुछ भी नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारी साइलेंस को ही एक्सेप्ट कर लूंगा। तो अगर साइलेंस इक्वल टू स्पीच है, उसे भी हम लोग क्या मान लेंगे, फ्रॉड मान लेंगे। यहाँ पर आपने स्पेशली जब भी आप रिवाइज करोगे ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो अगर पेपर में पूछा जाए साइलेंस फ्रॉड है या नहीं है,
इसके साथ लिख लो थ्योरी क्वेश्चन। तो आईसीआई आपसे ये पॉइंट्स एक्सपेक्ट करे, वो चाहेगा कि आप ये लिखो कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है कि एक पर्सन की ड्यूटी बनती थी सच बोलने की, या फिर साइलेंस इक्वल टू स्पीच है, फिर आपने बताना है कि एक पर्सन ने कोई रिप्रेजेंटेशन दी। हमने रिप्रेजेंटेशन वर्ड अब एक और जगह भी मार्क किया है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन वर्ड। कहां पे पढ़ा है? एस्टॉपल। जो सेक्शन 237 में अगर कभी भी एजेंसी बाय एस्टॉपल एक्सप्लेन करना पड़े तो एस्टॉपल की डेफिनेशन रिप्रेजेंटेशन वर्ड के बिना अधूरी है। वैसे जो है वो फ्रॉड बन सकती है कि नहीं, वहां पे भी रिप्रेजेंटेशन वर्ड के बिना आंसर अधूरा है। कहते हैं अगर किसी पर्सन ने कोई रिप्रेजेंटेशन दी, रिप्रेजेंटेशन मतलब अपने कंडक्ट से कोई काम किया, कोई एक्शन किया जो कि किसी फैक्ट से रिलेटेड, और उसने जो रिप्रेजेंटेशन दी है कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले दी है, अभी कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं, उसने उससे पहले कोई रिप्रेजेंटेशन दी है, और उसका इंटेंट क्या था? सामने वाले पर्सन को कन्विंस करना, इंड्यूस करना कि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। कहते हैं अगर उसने रिप्रेजेंटेशन जो दी उसे पता था कि वो फॉल्स इंफॉर्मेशन है, एंड सामने वाली पार्टी ने आपके भरोसे पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसने आप पे भरोसा किया, रिलाय किया और उसके बेसिस पे एक्ट किया, एंड उसके बाद सामने वाली पार्टी को लॉस हुआ। तो ये 7 पॉइंट्स हैं, इसमें से अगर आप 5 पॉइंट्स भी लिख रहे हो तो ठीक है आंसर। स्टोरी की तरह कैसे याद करना है, इसको लिंक करना है सजेशन एज अ फैक्ट वाले के केस में के साथ। हमने फ्रॉड की डेफिनेशन में लिखा है ना कि अदर में एक पॉइंट क्या आता है, जब कोई पर्सन सजेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फैक्ट की तरह। तो वो बोल के नहीं कर रहा, वो अपने कंडक्ट से कर रहा है, वो ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। कहते हैं मान लो किसी पर्सन ने कोई रिप्रेजेंटेशन दी, जो रिप्रेजेंटेशन है वो किससे रिलेटेड है? किसी फैक्ट से रिलेटेड है, और उसने रिप्रेजेंटेशन कब दी है? कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले दी है। सामने वाले ने उसकी बात पे भरोसा कर लिया, जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है उसे पता था कि वो फॉल्स है, अगर उसे पता ही ना होता वो फॉल्स है, फिर वो क्या होता? मिस्टेक। अगर वो ऐसी पोजीशन में होता कि वो सच पता कर सकता था, फिर वो क्या हो जाता? मिस रिप्रेजेंटेशन, है ना। अगर मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, 3 चीजें हो सकती हैं। एक तो कि मुझे पता है मैं गलत इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, फिर तो फ्रॉड है। एक है मुझे खुद ही नहीं पता, फिर क्या है? मिस्टेक है। पर अगर मैं कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और मैं ऐसी पोजीशन में हूं कि मुझे सच पता होना चाहिए था, तो फिर वो क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। तो कहते हैं आपको पता था कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दी, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले दी, आपका इंटेंट था सामने वाले पर्सन को कन्विंस करना, वो आपसे इंड्यूस हो भी गया, आपकी वजह से उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड उसकी वजह से उसे लॉस हो गई। मान लो मैंने आप सबको झूठ ही बोल दिया कि जोमेटो के शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है, आपने मेरे भरोसे जोमेटो के शेयर खरीद लिए और आपको प्रॉफिट हो गया, क्या बोल सकते हो फ्रॉड है? क्या बोल सकते हो कि वो तो हमारी किस्मत है कि प्रॉफिट हो गया, मैम ने तो फ्रॉड किया, मैम को बोलो हमें डैमेजेस पे करे, नहीं तो वो तो किसी को भी झूठ बोलते रहेंगे। नहीं, फ्रॉड का क्वेश्चन बन ही कब सकता है? पर्सन को सच में क्या होना चाहिए? ठीक है। तो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दी, मैंने कंडक्ट से ऐसे दिखाया कि जोमेटो के शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली, मुझे पता है कि वो फॉल्स है, आप मेरी बात से कन्विंस हुए, मैंने आपको जो बात है कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले बताई। मान लो आशिमा ने जोमेटो के शेयर खरीद लिए, मैं उसके बाद बोलूं बच्चे बहुत अच्छा किया, तू अच्छी सीए की स्टूडेंट है, तुझे बैलेंस शीट एनालाइज करनी आती है, जोमेटो के शेयर की वैल्यू मुझे भी लगता है कि बढ़ने वाली है। मान लो इसने शेयर खरीद लिए, उसके बाद मैं ये बात बोलूं, क्या इस केस में अगर इसे लॉस हो जाए क्या वो फ्रॉड है? नहीं। कहते रिप्रेजेंटेशन कब देनी है? कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले देनी। ठीक है। सामने वाले ने आपकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट किया, अब अगर उसे लॉस होगा तो वो क्या कह सकता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है अंडर सेक्शन 17। सेक्शन नंबर 18 मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? तो मिस रिप्रेजेंटेशन में 3 वर्ड्स एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहला वर्ड, अगर किसी पर्सन ने कोई पॉजिटिव एजर्शन दी है जो कि फॉल्स है, पर उसे लगता है कि वो ट्रू है, एंड वो एक ऐसी पोजीशन में है कि उसे सच पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई सब्जेक्ट मैटर की मिस्टेक लग रही है, हाउस एवर इनोसेंटली, उससे सामने वाले पर्सन को सब्जेक्ट मैटर की गलती लगने दी। एंड थर्ड पॉइंट, एक और पॉइंट क्या था? किसी पर्सन ने अगर कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी की एंड फिर भी उसे कोई भी बेनिफिट रिसीव हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या हुआ है? मिस रिप्रेजेंटेशन। इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल, एंड सामने वाला पर्सन डैमेजेस भी क्लेम कर सकता। लास्ट है सेक्शन नंबर 20 से लेके सेक्शन नंबर 22, मिस्टेक। मिस्टेक 2 तरह की होती है, एक होती है मिस्टेक लॉ की, एक होती है मिस्टेक फैक्ट की।
लॉ की मिस्टेक फर्दर दो तरह की होती है, एक होती है इंडियन लॉ की मिस्टेक, एक होती है फॉरेन लॉ की मिस्टेक। जो इंडियन लॉ की मिस्टेक होती है, इट इज नॉट एन एक्सक्यूज, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पर जो फॉरेन लॉ की मिस्टेक होती है, उसे हम क्या मान के चलते हैं कि ये लाइक अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ये भी दो तरह की हो सकती है, यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है। सारे केसेस में यूनिलेटरल बायलेटरल मिस्टेक हो, क्वालिटी के बारे में हो, प्राइस के बारे में हो, परफॉर्मेंस के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में हो मिस्टेक, सारे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। यहाँ पे सेक्शन नंबर 22 तक हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। एक बार आप सब लोग ये सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लो। दोनों में, बायलेटरल में भी यूनिलेटरल में भी, दोनों में ही वॉइड अब इनिशियो। मिस्टेक में हमेशा वॉइड अब इनिशियो। ये भी आपने याद करना है कि बायलेटरल में गलती किस किस चीज की लग सकती है, सब्जेक्ट मैटर की या पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की। यूनिलेटरल में आइडेंटिटी ऑफ पर्सन की या करेक्टर ऑफ डॉक्यूमेंट की। आपको लगा कि बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज हो गया बहुत सारा बुक्स, आपको भी इतनी फास्ट ही रिविजन कर लिए। हाँ, पर ये पहली बार में नहीं होगा। आपका गोल होना चाहिए, अगर आप 300 प्लस मार्क्स लेके आना चाहते हो, कि मुझे 5 बार कम से कम रिवाइज करके जाना। चाहे तुम क्लास के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, चाहे तुम इंडिया के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, खुद से ये उम्मीद मत लगाना कि 5 रिविजन के बिना तुम्हारे 300 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। इम्पॉसिबल चीज है वो। आई से भी बैठे पेपर ऐसा बनाता है कि वो चीज नहीं होने देगा। तो कम से कम 5 रिविजन जरूर करके जाने। करो कंप्लीट फटाफट। जो भी टॉपिक आपको अच्छे से याद नहीं था, अच्छे से रिवाइज करो। आपस में बातें करने के लिए टाइम नहीं दिया है। विहान, तेरे अकाउंट्स में नंबर बहुत गंदे हैं। आई होप 9 में सुधार ले। अभिनव कौन है हमारी क्लास में? वेरी गुड। सबसे अच्छा अकाउंट्स का टेस्ट अभिनव का था, 49 मार्क्स आउट ऑफ। वेरी गुड। आउट ऑफ 50। 30 में से कितने हैं? चीटिंग कितनी है? चीटिंग मतलब पूरी की बड़े स्मार्ट है आजकल चीटिंग करने वाले लोग, वो पूरे नंबर लाते ही, उनको पता है शक पड़ जाएगा। आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 23, ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन लीगल है या नहीं है। तो दोनों चीजें एक ही पॉइंट में डिस्कस की गई है। सेक्शन 23 का जब भी क्वेश्चन आया, आप सबसे पहले लिखोगे ऐसा कोई भी एक्ट
सारे एक्ट्स में ऑब्जेक्टिव क्या होता है और कंसिडरेशन क्या होती है, लॉफुल, एक्सेप्ट वेन, इसकी भी नेगेटिव डेफिनेशन है, कहते हैं हमेशा ही ऑब्जेक्टिव लीगल है, कंसिडरेशन भी लॉफुल है, बुक में वर्ड यूज किया गया है लॉफुल, एक्सेप्ट उसकी 6 एक्सेप्शंस हैं, उसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक याद करवाया हुआ है, FIP। अगर आपने ऐसा कोई भी काम किया जो कि फोरबिडन बाय लॉ है या फिर इनडायरेक्टली डिफीट करता है इंटेंट ऑफ लॉ, तो इसका मतलब उसका ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन क्या हो गया, अनलॉफुल। सेकंड, आय से अगर कोई भी चीज इंजरी करती है तो थर्ड पर्सन, उसका नुकसान किसी थर्ड पार्टी की किसी चीज को हो रहा है, तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, इलीगल, जिसमें मैंने आपको कॉपीराइट इशू का एग्जांपल दिया था, मूवीज की पायरेसी होती है उसका एग्जांपल दिया। आय से दूसरा पॉइंट है, ऐसा कोई भी काम करना विच इज इमोरल इन नेचर, इमोरल की कोई डेफिनेशन नहीं है, जो सोसाइटी को लगे कि गलत है वो इमोरल है। बी, ऐसा कोई भी काम करना जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, या फिर एक और पॉइंट कौन सा था इसमें, आय, कोई एक और पॉइंट भूल गए हम, फ्रॉडुलेंट। एफ से एक और वर्ड था, अगर कोई भी पर्सन ऐसा कोई काम कर रहा है जिसका पर्पस फ्रॉड प्रमोट करना है, तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया। अब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट क्या कुछ होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में भी पक्का ही क्वेश्चन आएगा और टेस्ट में भी पक्का ही क्वेश्चन आएगा। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट क्या कुछ होता है, तो पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ऐसे रूल्स जो कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बनाए गए, इसकी भी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। इसके कुछ एग्जांपल्स हमारी बुक में गिवन है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। तो हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, अगर कोई भी पर्सन स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन करता है, प्रोसिक्यूशन मतलब के इंटरफियरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, मजाक नहीं बनाना है जस्टिस का, जो जस्टिस का प्रोसेस है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलना चाहिए। सेकंड, इसी के साथ लिंक्ड है मेंटेनेंस या फिर चैम्पर्टिंग। मेंटेनेंस का मतलब होता है मेंटेन करना एक ऐसा सूट जिसमें आपका कोई भी रियल इंटरेस्ट नहीं है। चैम्पर्टी का मतलब होता है कि आपने किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप अग्रीमेंट के प्रोसीड्स को शेयर करोगे अगर आप केस जीत गए तो। इसी के साथ एक और कोई पॉइंट लिंक्ड है, ट्रैफिकिंग करना पब्लिक ऑफिसेस की या फिर पब्लिक टाइटल्स की। तो 4 पॉइंट्स मैंने याद करवाए। एक पॉइंट मैंने याद करवाया आपको, स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, इसी के साथ थोड़ा सा लिंक्ड है ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड पब्लिक टाइटल्स। इसके अलावा हमने एक पॉइंट किया था मोनोपोली क्रिएट करना या फिर मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट करना, ये भी सारे अग्रीमेंट्स क्या है, अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है। एक हमने किया था कोई भी ऐसा अग्रीमेंट करना जिसमें आपका इंटरेस्ट ओवर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, कि जो आपकी ड्यूटी है उसके अगेंस्ट आपका अगर कोई भी राइट क्रिएट हो रहा है, तो जैसे कि अगर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स प्राइवेट कोचिंग देंगे या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स प्राइवेट अपना क्लिनिक ओपन कर लेंगे, तो जो उन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्रिएट किया वो उनकी ड्यूटी के अगेंस्ट जा रहा है। ये सारे अग्रीमेंट्स क्या है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। डन हो गया ये टॉपिक। उसके बाद सेक्शन नंबर 24 था कि कंसिडरेशन लीगल है, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन लीगल या इलीगल है इन पार्ट्स, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में हाफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है हाफ कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, तो हम क्या करेंगे, कहते हैं हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल है या फिर नहीं है। सेवरेबल मतलब दो सेपरेट यूनिट्स में उसे डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं कर सकते। अगर हम दो सेपरेट पार्ट्स में उसे डिवाइड कर सकते हैं तो जो लॉफुल हिस्सा है वो वैलिड हो जाएगा, जो अनलॉफुल हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, वॉइड। और अगर हम डिवाइड नहीं कर सकते तो वो अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड। यहाँ पे सेक्शन नंबर 24 हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट हिस्सा है, ऐसे कौन से अग्रीमेंट्स है विच हैव बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, गवर्नमेंट ने बोला ये तो वॉइड है, ये तो कभी वैलिड बन ही नहीं सकते। तो सेक्शन नंबर 26 से 30 ऐसे हमें 5 चीजें बताई गई। सबसे पहला पॉइंट था रेस्ट्रेंट ऑन मैरिज, अगर मैरिज के राइट के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगेगी वो अग्रीमेंट वॉइड होगा। फिर है सेक्शन नंबर 27, अगर कोई भी रेस्ट्रेंट है ऑन ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन, इंडिया में कोई भी पर्सन कोई भी ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, प्रोफेशन कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। पर इसकी 3 एक्सेप्शंस है। अगर कोई भी पर्सन गुडविल की सेल कर रहा है तो हम वैलिड रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अगर कोई भी पर्सन पार्टनरशिप कर रहा है तो सिर्फ सेम बिजनेस की रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जब वो पार्टनरशिप डिसकंटिन्यू हो रही है उसके बाद के लिए भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि 2 साल तक नहीं करोगे, 5 किलोमीटर तक नहीं करोगे, ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। एंड लास्ट पॉइंट, अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो एनी बिजनेस,
तो पार्टनरशिप के केस में सिर्फ सिमिलर बिजनेस एंड जॉब के केस में एनी बिजनेस किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। पर कहते हैं जो रेस्ट्रिक्शंस है वो सारी क्या होनी चाहिए, फेयर एंड रीजनेबल। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, वो इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। सेक्शन नंबर 28, अगर किसी पर्सन ने ऐसा कोई भी काम किया जो कि लीगल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट है, वो वाला अग्रीमेंट भी क्या होगा, वॉइड। कहते सबसे बड़ा राइट ही क्या है कि मैं लीगल प्रोसीडिंग्स परस्यू कर सकती हूँ, कि अगर मान लो मुझे मेरे राइट नहीं मिले मैं उसे लीगली एनफोर्स करवा सकती हूँ। अगर आप मेरा ये राइट ही वापस ले लोगे तो कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है। पर इसकी भी एक्सेप्शन है, अगर कोई भी पर्सन अग्रीमेंट में ऐसा कोई क्लॉज लगा रहा है कि तुम लीगल प्रोसीडिंग्स तो कर सकते हो, पर जुरिस्डिक्शन की एक्सेप्शन, कि मैं एक एरिया बताऊंगा तुम सिर्फ इस एरिया में केस कर सकते हो, दैट इज वैलिड। सेकंड, अगर तुम अग्रीमेंट में राइटिंग में ये डिसाइड कर रहे हो कि हम कोर्ट में जाने से पहले आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे और ये राइटिंग में किया गया है, तो ये भी रेस्ट्रिक्शन क्या है, वैलिड। सेक्शन नंबर 29, अनसर्टेन अग्रीमेंट, ऐसा कोई अग्रीमेंट जिसमें मीनिंग क्लियर नहीं है, ना ही क्लियर बनाया जा सकता है, उन सब में भी अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड। सेक्शन नंबर 30, अगर कोई भी पर्सन वेजरिंग अग्रीमेंट करता है तो सारे वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड। वेजरिंग अग्रीमेंट होता क्या है, वेजरिंग अग्रीमेंट में तीन चीजें दिखती है हमें। पहली चीज क्या दिखती है, ऐसा कोई भी अग्रीमेंट किया किसी पर्सन में जिसमें मेन पर्पस क्या है, मनी और मनीज वर्थ, विन ऑफ वन पार्टी इज इक्वल टू लॉस ऑफ अनदर, ऐसे सारे अग्रीमेंट्स नेचर में क्या होंगे, वॉइड। उसके बाद हमें टॉपिक में बिल्कुल एंड में बताया गया कुछ ऐसी चीजें जो कि हमें लगता है कि वेजरिंग है पर वो रियलिटी में वेजरिंग नहीं है, वो वैलिड है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि लगता है वेजरिंग है बट वेजरिंग नहीं है और वैलिड है। चिट फंड का काम, तो इंडिया में एक एक्ट बना हुआ है चिट फंड एक्ट, उसमें से वैलिड बनाया गया। सिमिलरली अगर कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन कर रहा है, शेयर्स खरीद रहा है, ये भी क्या है, वैलिड है। अगर कोई स्किल कंपटीशन है, एथलेटिक कंपटीशन है, तो उस केस में भी अग्रीमेंट क्या है, वैलिड है। पर मैक्सिमम प्राइस कितना अलाउड है, अगर 1000 से ज्यादा का प्राइस है फिर वो वॉइड हो जाएगा, 1000 से कम का प्राइस है फिर वो क्या हो जाएगा, वैलिड। इसी तरीके से इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, वैलिड। तो ये सारे वेजरिंग लगते हैं पर ये वेजरिंग है नहीं, ये सारे क्या है, वैलिड है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअली आप और क्या बोल सकते हो, इंश्योरेंस के क्या होते हैं, कॉन्टिंजेंट होते हैं, और क्या होते हैं, किस चीज की बेस्ट एग्जांपल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल ठीक है, इंडेमनिटी चैप्टर। मैंने जब इंडेमनिटी चैप्टर समझाया था, जैसे बेलमेंट पर जब पढ़ाया था तो बेलमेंट के 3 एग्जांपल्स दिए थे जिससे पूरा चैप्टर हमने किया था। वैसे ही इंश्योरेंस का मेन किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनिटी। आगे चलते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि वेजरिंग है और वॉइड है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कहते हैं लॉटरी की ट्रांजेक्शन, चाहे गवर्नमेंट लॉटरी की ट्रांजेक्शन कंडक्ट कर रही है फिर भी वो क्या है, वॉइड। क्रॉसवर्ड पजल एंड कंपटीशन, जिसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आपका सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करेगा, तो ये तो लक के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपका सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करेगा या नहीं करेगा, ये भी क्या है, वॉइड। अगर कोई भी स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन है या हॉर्स रेस ट्रांजेक्शन है लेस देन 500, ये सारी ट्रांजेक्शन भी क्या है, वेजरिंग। कोई कंफ्यूजन डाउट, सब समझ आया जी, कुछ पूछना चाहते हो, सेशन यूजफुल लगा कि नहीं, इन जेन्युइनली वुड यू वांट कि बाकी चैप्टर्स की रिवीजन मैं कराऊंगी, खुद कर लोगे। कल का दिन हमारे पास सिर्फ और है, परसों तो आपका टेस्ट है, तो कल अगर आप चाहते हो मैं किसी चैप्टर की रिवीजन करवा सकती हूँ। कौन सा चैप्टर, आप लोग मेजोरिटी से बता दो जो आपको चैप्टर वीक में है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ के साथ ज्वाइन करेंगे अकाउंट्स के लिए।